In modern linguistics, there are 4 or 5 theories that play a crucial role in explaining the acquisition and learning process of a language. These theories are behaviorism, mentalism, monitor theory, socio-cultural theory, acculturation model, to name just a few. Among them, we are going to study about behaviorism, which is called a backbone of language learning theories. This is because it came first among all, and all other came in response to B.F. Skinner's theory of behavior, but with different arguments. So in this video, I would try to cover each and every aspect of behaviorism theory with brief explanations as much as possible. So if you are new to the channel, please subscribe it, hit the bell icon so that you could get every coming update from the channel. So let's start with the introduction of theory. Behaviorism is an approach that is derived from structuralism, and it was developed by Ivan Pavlov and B.F. Skinner in 1930. ये जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है, ये बुनियादी तौर पे एक अप्रोच है जिसका बुनियाद स्ट्रक्चरलिज्म पे बना हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म एक कॉन्सेप्ट था फर्डिनेंड डी सोशर का, जो कि 1916 में द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक के बुक में फर्डिनेंड डी सोशर के फॉलोअर्स ने पब्लिश करवाया था। तो फर्डिनेंड डी सोशर के इस स्ट्रक्चरलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हुए पेवलोव और स्किनर ने 1930 में यानी कि 1930 में बिहेवियरिज्म थ्योरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बुनियादी तौर पे इस बारे में था कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर लर्निंग कैसे की जाती है, या बिहेवियर के क्या एस्पेक्ट्स जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में या लर्निंग में फेवर देते हैं या हेल्प करते हैं। तो ये जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है, इट बेसिकली एक्सप्लेन्स दैट अ लैंग्वेज इज़ सेट ऑफ हैबिट्स। बिहेवियरिज्म में B.F. स्किनर और इवान पेवलोव ने आइडिया दिया कि जो एक लैंग्वेज है वो एक सेट ऑफ हैबिट्स है, यानी कि वो आदतों के सेट को एक लैंग्वेज तस्लीम कर रहे हैं अपनी इस बिहेवियरिज्म थ्योरी में। दे एक्सप्लेन दैट बिहेवियरिज्म इज़ about a language being set of habits. Pavlov and Skinner observed that dogs and birds could be taught to perform various tasks by encouraging habit formation. ये जो थ्योरी को प्रपोज करने वाले दो बिहेवियरिस्ट हैं, पेवलोव और स्किनर, इनका मानना है कि जब वो डॉग्स और बर्ड्स पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ नोट की कि इन एनिमल्स में हैबिट फार्मेशन के थ्रू हम उनसे बहुत सारे काम ले सकते हैं, यानी कि उन एनिमल्स को आदत डाल के उनसे बहुत सारे काम ले जा सकते हैं। उसके अलावा ये जो पेवलोव और स्किनर हैं, इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एनिमल्स पे ही किए थे। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट इनका नहीं था जो कि इन्होंने किसी बच्चे पे किया हो या किसी ह्यूमन बीइंग पे किया हो। इसी वजह से ही इनकी जो ये थ्योरी है वो एंड में जाके इस क्रिटिसिज्म की वजह से जो नोम चॉम्स्की है वो रिजेक्ट करता है। तो एंड में मैं आपको क्रिटिसिज्म भी इसका बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एनिमल्स की बात आ गई, और एनिमल्स की बात आई तो मैंने आपको इसलिए बताया कि जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो ज़्यादातर एनिमल्स पे ही थे। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं था जो कि इन्होंने इंसान पे किया हो। Behaviorists believe in the fact that the children are born with a blank slate, tabula rasa. The mind is in a state zero. To put it simply, it is the social environment, context, which helps them learn or acquire a language. For them, social environment is crucial in learning or acquiring any behavior. ये जो behaviorists हैं या जो इस theory में believe रखते हैं, उनका मानना है कि जो हमारा माइंड है वो टेबुला रासा है। अगेन इट इज़ द सेम ओपिनियन एज ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक भी यही कहता है कि जो ह्यूमन माइंड है वो एट द वेरी बिगनिंग, यानी कि जब
बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो ह्यूमन माइंड होता है वो एक टेबुलर रासा होता है, एक ब्लैंक स्लेट होता है। फिर एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो जो ब्लैंक स्लेट होती है या फिर जो टेबुलर रासा होता है हमारा माइंड, फिर एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो लैंग्वेज सीखता है। तो ये जो बिहेवियरिस्ट हैं ये भी जॉन लॉकी की एक इस बात पे एग्री करते हैं कि जो हमारा माइंड है वो टेबुलर रासा होता है, एक ब्लैंक स्लेट होता है, यानी कि कोई भी उसमें खुदा की तरफ से दी हुई लैंग्वेज नहीं होती या कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हमारे माइंड में, बल्कि एक टेबुलर रसा होता है, ब्लैंक स्लेट होती है, जो कि बिहेवियर्स के थ्रू सोसाइटी में या सोशल कंटेक्स्ट में, सोशल इन्वायरमेंट में लैंग्वेज लर्न या फिर एक्वायर कर लेता है। यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है बिहेवियर्स के मुताबिक ये बिहेवियर से ही होती है, क्योंकि जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट है या फिर टेबुलर रासा है, एक ज़ीरो स्टेट में होता है। हमारे माइंड में कोई भी नॉलेज नहीं होती, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। इसलिए जब बच्चों को जब वो छोटे होते हैं उनको सोसाइटी में किसी इन्वायरमेंट में या सोशल इन्वायरमेंट में या सोशल कॉन्टेक्स्ट में बिहेव करवाते हैं या करते हैं तो उसकी हेल्प से वो अपनी जो पहली लैंग्वेज वो सीख जाते हैं। फॉर बिहेवियरिस्ट लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन कंडीशनिंग एंड हैबिट फॉर्मेशन। ये जो बिहेवियर्स हैं ये मानते हैं कि जो लर्निंग है वो कंडीशनिंग और हैबिट फॉर्मेशन के बेस पे होती है। यानी कि लैंग्वेज लर्निंग हो गई या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन हो गई, ये हैबिट फॉर्मेशन एंड कंडीशनिंग के बेसिस पे होती है। नाउ यू मे बी कन्फ्यूज विथ कंडीशनिंग कि भाई कंडीशनिंग अब कौन सी भला है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। Conditioning is basically a process of developing connections between a stimulus and response. दो चीज़ों के दरमियाँ, दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है स्टिमुलस, दूसरा है रेस्पॉन्स। इन दो चीज़ों के दरमियाँ कनेक्शन डेवलप करने के प्रोसेस को कंडीशनिंग कहा जाता है। अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कनेक्शंस बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस, आप स्टिमुलस को एक्शन कह सकते हैं, रेस्पॉन्स को रिएक्शन कह सकते हैं। As per the concept of Newton's third law of motion, every action has reaction. So every stimulus has response. हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे ही हर स्टिमुलस का हर एक रेस्पॉन्स होता है। तो स्टिमुलस को आप रिजेंबल कर सकते हैं एक्शन से और रेस्पॉन्स को आप रिजेंबल कर सकते हैं रिएक्शन से। वेल, कंडीशनिंग के दो टाइप्स होते हैं, बट उन दो टाइप्स को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये जो दो टर्म्स हैं कंडीशनिंग के स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, ये क्लियर करना चाहता हूँ। व्हेन अ बेबी इज़ हंग्री दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। जब बच्चा भूखा होता है तो रोता है। अब उसके रोने को आप स्टिमुलस मान सकते हैं या फिर आप उसको स्टिमुलस कह सकते हैं। अब रोता इसलिए है क्योंकि वो भूखा है। फिर जब कोई एडल्ट या फिर उसकी माँ उसको कुछ प्रोवाइड करती है तो फिर वो चुप हो जाता है। तो फिर वो चुप तभी हुआ जब उसको रेस्पॉन्स मिला, यानी कि स्टिमुलस था रोना, रोने के बदले में उसको दूध मिला या फिर कुछ रोटी मिली, तो वो एक रेस्पॉन्स था। बेबी वीप्स फॉर गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम एडल्ट्स एंड इन दिस सिचुएशन मदर फीड्स हिम। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स में। नाउ आई वुड डिफाइन यू द टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग was first defined and studied by behavioral psychologist B.F. Skinner, who conducted several well-known operant conditioning experiments with animal subject. ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है एक टाइप है कंडीशनिंग का जिसको डिफ़ाइन और स्टडी B.F. स्किनर ने किया था। और इसके अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि किए थे वो एनिमल्स पे किए थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग occurs when an association is made between a particular behavior and a consequence for that behavior. जब एसोसिएशन बन जाए एक बिहेवियर और उसके consequence के दरमियाँ,
तो उस कंडीशनिंग को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। जो एक्सपेरिमेंट बीएफ स्किनर ने किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए, उन्होंने एक स्किनर बॉक्स यूज़ किया था। इट इज़ अ स्मॉल बॉक्स दैट हैड अ lever at one end that would provide food or water when pressed. An animal like a rabbit was placed in the box where it was free to move around. Eventually, the animal would press the lever and be rewarded with food or water. स्किनर ने अपना ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक रैबिट पे किया था। उन्होंने स्किनर बॉक्स में उस रैबिट को डाला और स्किनर बॉक्स में एक लेवर था जिसको जब भी रैबिट प्रेस करता तो उसको फूड या फिर वाटर प्रोवाइड किया जाता था। तो ये 2-3 मरतबा रैबिट ने लेवर को प्रेस किया और जैसे ही वो प्रेस कर रहा था तो उसको फूड या फिर वाटर प्रोवाइड किया जा रहा था। तो फिर रैबिट ने समझ लिया कि जब जब इसको मैं दबाऊंगा तो तब तब मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। तो तब उसका जो एक बिहेवियर था वो बन चुका था कि जब मैं बिहेव करूंगा, बिहेव कौन था? प्रेस करना, यानी कि लेवर को दबाना, वो एक बिहेवियर था। उसको दबाने के बाद उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि उसको वाटर या फिर कुछ खाने को मिलेगा। तो वो एक कॉन्सिक्वेंस था। तो इस हिसाब से अगर आप ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई उस पर भी अगर देखें तो फिर इन्होंने ये प्रूव किया कि हाउ एन एसोसिएशन इज़ मेड बिटवीन अ पार्टिकुलर बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस फॉर दैट बिहेवियर, कि कैसे जो रैबिट था वो बार बार उस चीज़ को यानी कि लेवर को प्रेस कर रहा था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि जब जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो मुझे पानी या फिर कुछ खाने को मिलेगा। तो उसका एक ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलप हो चुका था। Well, this is about operant conditioning. Now we will look at classical conditioning, which is the second type of conditioning. Classical conditioning is also called Pavlovian conditioning because it was discovered by Russian psychologist Ivan Pavlov. क्लासिकल कंडीशनिंग को पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेवलोव थे जिन्होंने इस कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया था और इसको प्रूव भी किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग। ये एक ऑटोमेटिक लर्निंग है या फिर अनकॉन्शियस लर्निंग है। यू कैन कंसीडर इट अ काइंड ऑफ सबकॉन्शियस लर्निंग, कि कोई एक एफर्ट नहीं लगाते आप। इट इज़ ऑटोमेटिक लर्निंग without any efforts, no effort taking process or no effort taking learning process, but a kind of unconscious learning process. The classical conditioning is. This learning process creates a conditional response through associations between an unconditional stimulus and a neutral stimulus. अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपने इन टर्म्स को समझना होगा जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल रेस्पॉन्स हैं, आल्सो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है। ये एक बेसिकली डेफिनेशन है क्लासिकल कंडीशनिंग की जिसमें ये 3 टर्म्स हैं, कंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अ न्यूट्रल स्टिमुलस। सो लेट मी एक्सप्लेन यू these terms first, then we will come back to this definition. Conditional response. This is the acquired response to the conditional stimulus, the bell, which is often the same response as the unconditioned response. So the dogs salivated for the bell the same way they salivated for the food in front of them. अब ये जो कंडीशनल रेस्पॉन्स है ये एक एक्वायर्ड रेस्पॉन्स है। इसका मतलब ये है कि जैसे इवान पेवलोव ने अपने इस क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे, तो उन्होंने कुछ ऐसे किया था कि जब जब बेल को बजाया जाता था तब तब उसको खाना प्रोवाइड किया जाता था डॉग को। तो 1-2 दिन मरतबा बाद डॉग समझ गया कि अब जब जब बेल बजेगी तो उसका मतलब ये है कि मुझे कुछ खाने को दिया जाएगा। इसका मतलब कि जो डॉग था उसने अब समझ लिया था, यानी कि वो एक कंडीशनड रेस्पॉन्स था क्योंकि उसने समझ लिया था। जो उसने समझ लिया है वो एक कंडीशन रेस्पॉन्स है। अब अचानक इवान पेवलोव ने क्या किया कि बेल तो बजाया लेकिन उसको खाना या फिर कुछ खाने को कुछ भी नहीं दिया। तो ये भी 1-2 मरतबा इसने किया और जितनी मरतबा इसने ऐसे किया कि बेल बजाया फिर खाना उसको कुछ भी नहीं दिया, तो इतनी मरतबा
जो डॉग था उसने मतलब कि इट्स सेलिवेटेड, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि अब मुझे खाना मिलने को है, लेकिन उसको फिर खाना नहीं मिलता और फिर भी वो सेलिब्रेट करता क्योंकि इट हैज़ एक्वायर्ड अ कंडीशन रेस्पॉन्स। तो जो इवेन पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था डॉग पे, उसमें जो बेल थी वो एक कंडीशन रेस्पॉन्स थी। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या है? दिस एक्टिवेट्स द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स। फूड इज़ अनकंडीशनल स्टिमुलस इन पेवलोव्स एग्जाम्पल ऑफ डॉग्स। अब जो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है उसको मुतारिफ़ करवाया जाता है। यानी कि जो पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था डॉग पे, उसमें जो फूड थी वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था। उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस है। अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज़ अ स्टिमुलस दैट एट फर्स्ट elicits no response. Pavlov introduced the ringing of the bell as a neutral stimulus. न्यूट्रल स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसमें। पेवलोव जो था उसने जो बेल की रिंगिंग थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था एज एन न्यूट्रल स्टिमुलस इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। सो अब अगर हम वापस आएँ डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन थी कि क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग प्रोसेस क्रिएट्स a conditioned response through association between an unconditioned stimulus and a neutral stimulus. इस लर्निंग प्रोसेस में कंडीशनड रेस्पॉन्स को क्रिएट किया जाता है, डेवलप किया जाता है अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड न्यूट्रल स्टिमुलस के दरमियान एसोसिएशंस करवा के। यानी कि व्हेन देयर आर एसोसिएशंस इन द अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अ न्यूट्रल स्टिमुलस, देन देयर विल बी अ कंडीशनड रेस्पॉन्स, and that learning process will be called the classical conditioning. Now I would like to give you an example of classical conditioning which were done by Ivan Pavlov. The most famous example of classical conditioning was Ivan Pavlov's experiment with dogs who salivated in response to a bell tone. Pavlov showed that when a bell was sounded each time the dog was fed, the dog learned to associate the sound with the presentation of food. क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए जो इवेन पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग पे किया था। वो एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ था कि जो डॉग था वो सेलिब्रेट करते नज़र आता जब कोई भी बेल की रिंगिंग सुनता। इसको प्रूव करने के लिए जो इवेन पेवलोव था उसने बताया कि जब बेल बजती थी तो तब डॉग को खाना प्रोवाइड किया जाता था। तो फिर इसलिए वो अब समझ चुका था कि जब भी बेल बजेगी इसका मतलब ये होगा कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। सो इसलिए डॉग ने एक एसोसिएशन बना ली बेल की खाने से, यानी कि जब बेल बजेगा तो उसको खाना मिलेगा। देन ही मेड एन एसोसिएशन बिटवीन अ बेल एंड द फूड। द फूड इज़ अनकंडीशनड स्टिमुलस while the bell is a neutral stimulus. So this is about the classical conditioning, so-called Pavlovian conditioning. तो अब हम देखेंगे कि किस किस ने बिहेवियरिज्म की थियोरी को क्रिटिसाइज़ किया और अपनी क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है मिस्टर नोम चॉम्स्की का, जिन्होंने बोला था कि बिहेवियरिज्म वाज ईदर इररिलेवेंट व्हेन इट केम टू ह्यूमन लैंग्वेज एक्विजिशन और मीनिंगलेस एज इट अटेम्प्टेड टू अप्लाई सम टर्म्स डेवलप्ड फ्रॉम स्टडीज़ डन विथ अदर एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स। इन्होंने बोला कि आपने जो भी स्टडी की है वो एनिमल्स पे की है, यानी कि आपके जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपने एनिमल्स पे ही किए हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने किए एनिमल्स पे हैं, पर आप उनको जो है रिलेट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग से, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो फिर इन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप ऐसे करके इंसानों से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्टडी आपने जानवरों पे की है और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं इंसानों पे। लाइक ही कंसीडर्ड द बिहेवियरिज्म थ्योरी एज मीनिंगलेस। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि B.F. स्किनर और इवन पेवलोव अपनी बिहेवियरिज्म थ्योरी में ह्यूमन माइंड को या ह्यूमन मेंटलिटी को या फिर मेंटल कैपेसिटी को बिल्कुल ही नेगलेक्ट किए जा रहे हैं।
और ये सिर्फ यही मानते हैं कि इट इज़ ओनली सोशल इन्वायरमेंट दैट हेल्प्स अ चाइल्ड टू लर्न और एक्वायर अ लैंग्वेज। फिर चॉम्स्की ने कहा कि भाई ये तो आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ माइंड ही है या फिर ये मेंटल कैपेसिटी ही है जो कि लैंग्वेज एक्वायर या लैंग्वेज लर्न करने में हेल्प करती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नोम चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी जो है मेंटलिज्म की दी थी। इसकी जो थ्योरी थी वो रिस्पॉन्स थी बिहेवियरिज्म थ्योरी का, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया था कि भाई आप बोल रहे हैं कि सोशल इन्वायरमेंट सब कुछ है और आप माइंड को कुछ तस्वर ही नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि माइंड एक टेबुलर रास्ता है, आप ऐसे बस कुछ भी जो भी आ रहा है आपको बोलते जा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। तो उन्होंने यही बोला कि भाई ये गलत बातें बोलना बंद कर दो, एक्चुअली ये माइंड ही है और माइंड की वजह से ही आप लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। तो उन्होंने ये जो सारे रूल्स हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये उन्होंने अपनी मेंटलिज्म थ्योरी में दी थी। एंड इंशाल्लाह my next video will be on mentalism. So this was the criticism from the side of Chomsky. और भी बहुत सारे criticisms हैं। इनमें से एक है कि among the most common criticisms of behaviorism are that it is mechanistic and reductionistic. Critics feel this case is obvious prima facie based on the first impression. While behaviorists find it groundless, perhaps we can find the key to these opposing views. वैसे तो behaviorism पे बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया है। उनमें से यह भी क्रिटिसाइज काउंट होता है कि जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है वो मैकेनिस्टिक एंड रिडक्शनिस्टिक है। और जो क्रिटिक्स ये क्लेम कर रहे हैं कि बिहेवियरिज्म थ्योरी इज़ मैकेनिस्टिक एंड रिडक्शनिस्टिक, वो इस केस को एक प्राइमा फासी समझ रहे हैं। मतलब दे कंसीडर दैट दिस क्रिटिसिज्म इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन। पर जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इस क्रिटिसिज्म को बेबुनियादी तौर पे देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये क्रिटिसिज्म बेबुनियाद है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो ये एक अपोजिंग व्यूज़ में काउंट होता है क्रिटिसिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिहेवियरिज्म, अ थ्योरी दैट वाज डेवलप्ड इन 1930 बाय बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर एंड इवान पावलोव, which was about the language acquisition and language learning through the behaviors or through the social environment. This is the theory that claimed no role of mind in the language learning or language acquisition, and this too resulted in the response of a mentalism theory by Noam Chomsky, who in his theory claimed that it is only mind, it is only innate capacity in a newborn baby or in a child that help him to learn or acquire a language. Inshallah, we will discuss mentalism in the next video. But for today, it was behaviorism upon which we discussed. So please leave us your feedback, suggestion, recommendation in the comment section. Like the video and share it with your friends. Subscribe if you are new, and don't forget to hit the bell icon if you want updates in future. Please read the description. You may find some relevant links and some explanations regarding the video. So thank you and Jazakallah.